नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वक्त अच्छी खबर सच्ची खबर का है। शुरुआत करते हैं। समंदर का एक नया योद्धा भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। गोवा शिपयार्ड में बना युद्धपोत तावस से अब समंदर की लहरों के बीच पहुंच चुका है। रक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में इसे सेना में शामिल किया गया। अत्याधुनिकता, तकनीक और घातक हथियारों से लैस युद्धपोत दुश्मन पर कहर बरपाने की क्षमता रखता है। देखिए आईएनएस तावस पर यह खास रिपोर्ट। समंदर की सरहदों का ताकतवर प्रहरी, हिंद की नौसेना का नया योद्धा तवास्य। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के इस दूसरे युद्धपोत को अब भारतीय नौसेना का सिपह सालार होने का गौरव हासिल हो चुका है। शनिवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में लहरों के इस योद्धा को नौसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर नौसेना के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जनवरी 2019 में रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 2 फ्रिगेट युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत किया गया है। ये तलवार क्लास के युद्धपोत निर्माण का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत त्रिपुट पिछले साल जुलाई के महीने में लॉन्च किया गया था। अब तवास्य के लॉन्च के साथ ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। तवास्य युद्धपोत समंदर में नौसेना की ताकत की मिसाल है। इसका नाम महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा से प्रेरित है। युद्धपोत त्रिपुट की तरह ही इसकी लंबाई 125 मीटर है। इसका ड्राफ्ट 4.5 मीटर गहरा है। वजन करीब 3600 टन है और ये पानी में 29 नॉट प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। ये एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीड से लैस है। इस युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। खास बात यह है कि तवास्य स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते हैं। इन युद्धपोतों में आधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर लगाए गए हैं, जो समंदर में इसकी क्षमता को और बढ़ा देते हैं। ये घातक मिसाइलों से लैस है, जिसकी मदद से ये दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। तवास्य रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की मिसाल भी है। इसका निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया है और इसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण और हथियार भी भारत में ही बनाए गए हैं। नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टील्थ फ्रिगेट बनाने का समझौता किया था। इसमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। रूस में बना पहला फ्रिगेट तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है, जबकि दूसरा फ्रिगेट इस साल जून के महीने में भारत पहुंच जाएगा। इस करार के तहत गोवा शिपयार्ड में बने दोनों युद्धपोत अब नौसेना में शामिल हो चुके हैं। इन दोनों युद्धपोतों के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। सैन्य शक्ति में भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिप बिल्डिंग में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे तेजी से उभर रहा है। 2047 तक नौसेना को पूरी तरह स्वदेशी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस कोशिश में नौसेना का नया युद्धपोत तवास्य मील का पत्थर साबित होगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
किर्गिस्तान में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास खंजर आज संपन्न हो गया। 2 हफ्ते तक चले इस अभ्यास में दोनों सेनाओं ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवानों को एक दूसरे की काबिलियत परखने का अच्छा मौका मिला। सैनिकों के लिए युद्ध की आधुनिक रणनीतियों को साझा करने का भी ये बेहतरीन जरिया बना। विदेशी सरजमी पर जब हिंद के जवानों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया की निगाहें इनके शौर्य पर टिक गईं। किर्गिस्तान में हुए खंजर युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। 10 मार्च से चल रहे इस अभ्यास का आज समापन हो गया। समापन समारोह में किर्गिस्तान आर्मी के अधिकारियों ने जवानों को सम्मानित भी किया। इस एक्सरसाइज में भारत के पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने किर्गिस्तान आर्मी के स्कॉर्पियन ब्रिगेड के साथ अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास को दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होने वाले टकराव के लिए सेना को तैयार रखने के मकसद से किया गया था। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ मिशन को पूरा करने में अपनी काबिलियत को परखा। साथ ही माउंटेन वॉरफेयर में अपने अनुभवों और क्षमताओं को साझा भी किया। खंजर एक्सरसाइज का ये 12वां संस्करण था। भारत और किर्गिस्तान के बीच इस अहम एक्सरसाइज की शुरुआत 2011 में हुई थी। अपनी शुरुआत के बाद से खंजर एक सालाना ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है। ये युद्धाभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। पिछला खंजर अभ्यास जनवरी 2024 में हुआ था। तब खंजर एक्सरसाइज के 11वें एडिशन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह के विशेष बल प्रशिक्षण शिविर में हुआ था। भारतीय फौज को यानी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भारत सरकार ने इस तरह से तैयार किया है कि युद्ध की परिस्थिति में वो भारत का डिफेंस कर सकें। यानी दुश्मन अगर भारत की तरफ घुसा आ रहा है तो हम उसको ना सिर्फ रोकेंगे वरन नेस्तनाबूद भी कर देंगे। दूसरा काम हमारी फौजों का है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, कि युद्ध की परिस्थिति में हमें दुश्मन के यहाँ पर, दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर घुसकर उसके जो कॉम्बैट पोटेंशियल है, उसके जो हथियार भंडारण स्थान है, उसके जो रनवेज हैं, उसके मिसाइल पोस्ट हैं, उसके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उनको ध्वस्त करना। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं विदेशों में या भारत के तटीय क्षेत्रों में, इससे हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो बढ़ती है। खंजर एक्सरसाइज से न सिर्फ दोनों मुल्कों के संबंध गहरे हुए हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी यह युद्धाभ्यास काफी अहम साबित हुआ है। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध की आधुनिक रणनीति को समझने का मौका भी मिला। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के लिए शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की मिसाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बीती 2 दशकों में कई प्लानिंग हुई। यमुना पर इस दौरान काफी रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन हालात में कोई सुधार नजर नहीं आया। दिल्ली की यमुना अब भी नाले के समान ही नजर आती है। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली की नई सरकार ने यमुना को लेकर लोगों में आशा जगा दी है। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। क्या है वो तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना नजर आने लगे और लोग इसके किनारे पर आकर नदी से जुड़ने लगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले दिन से कोशिश शुरू कर दी। यमुना पर कई तरह के काम किए जा रहे हैं और अब यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार यहां कार वॉश, साबुन और डिटर्जेंट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है।
इसके लिए सरकार पहले जागरूकता अभियान चलाएगी, फिर सख्ती से इस फैसले को लागू किया जाएगा। क्या है सरकार का प्लान? कार वॉश प्रतिबंध से दिल्ली वालों को परेशानी होगी, जिसे दूर करने के लिए सरकार जर्मनी की तर्ज पर दिल्ली में कुछ स्थानों पर कार वॉश सेंटर खोलेगी। ये सभी कार वॉश सेंटर एसटीपी प्लांट से लैस होंगे, जहां दिल्ली वासी 100 से 150 रुपए के शुल्क पर अपनी कारें धुलवा सकेंगे। इससे सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इन कार वॉश सेंटर के गंदे पानी को मौके पर ही साफ किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार का इस प्रतिबंध के पीछे मानना है कि कार वॉश के दौरान इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और साबुन में मौजूद फॉस्फेट्स, सर्फेक्टेंट्स और अन्य हानिकारक रसायन नालों के जरिए यमुना नदी में पहुंच जाते हैं। ये रसायन नदी में यूट्रोफिकेशन को बढ़ा देते हैं। यमुना नदी को काफी नुकसान होता है और अक्सर यमुना में सफेद रंग के झाग नजर आते हैं और पानी की गुणवत्ता खराब भी होती है। एक्सपर्ट की माने तो गाड़ियों की वॉशिंग पक्की सतह पर होती है। धुलाई में इस्तेमाल होने वाला साबुन और कार की धुलाई के दौरान निकलने वाला ग्रीस, तेल और गंदगी, ये सब पानी के साथ मिलकर नाले नालियों में सीधे चले जाते हैं और अक्सर शहरों में देखा गया है कि ये नाले नालियां नदियों में जाकर मिलते हैं, जिससे नदियों को बड़ा नुकसान होता है। यमुना नदी भी यही झेल रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने का प्लान बना रही है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कार वॉश उत्पादों का यमुना की सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, ताकि अवैध कार वॉशिंग पर नजर रखी जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाएगी, जो यमुना की ऐतिहासिक विरासत और उसके स्वच्छ अतीत को दिखाकर लोगों को जागरूक करेगी। दिल्ली की नई सरकार जनता से यमुना की सफाई को लेकर किए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रण को पूर्ण करने में लगातार काम में जुटी है। बहरहाल यमुना की सफाई पर इस बड़े एक्शन को लेकर सरकार को उम्मीद है कि इस पहल के जरिए यमुना नदी की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकेगा। सरकार एक नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जिसमें अगर आप अपने घर के बाहर गाड़ी को साबुन या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो उसके लिए आपको जुर्माना जो है वो देना होगा। हालांकि सरकार इस जुर्माना लगाने से पहले जागरूकता अभियान भी चलाएगी, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि साबुन और डिटर्जेंट से अपनी गाड़ियों को वॉश ना करें। इससे यमुना का पानी जो है वो खराब होता है, उसकी गुणवत्ता खराब होती है और सरकार चाहती है कि यमुना को अगर साफ करना है तो उसमें आम लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। और अब बात करते हैं मौसम की। देश के तमाम मैदानी इलाकों में गर्मी अब बढ़ने लगी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अब भी सैलानियों को खुशनुमा मौसम की सौगात मिल रही है। सिक्किम में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी से सैलानियों को नई सौगात मिल रही है। वहीं दार्जिलिंग में भी बड़ी संख्या में सैलानी मौसम का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और जहां देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। पिछले कुछ दिनों से सिक्किम के उत्तरी हिस्से में लगातार बर्फ पड़ रही है। इस बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी चादर बिछ गई है। ये बर्फबारी सैलानियों के लिए नई सौगात लेकर आई है, लेकिन ज्यादा बर्फ की वजह से कई बार गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लग जा रहा है। सिक्किम में एहतियात के तौर पर सैलानियों को टांगों से आगे गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पिछले महीने बर्फबारी की वजह से नॉर्थ सिक्किम से करीब 200 सैलानियों का रेस्क्यू करना पड़ा था। यही वजह है कि प्रशासन ने इस बार सैलानियों को पहले ही रोकने का निर्देश जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हो रही इस बर्फबारी का असर दूसरे इलाकों पर भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी इन दिनों अच्छी ठंड पड़ रही है। इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी दार्जिलिंग पहुंच रहे हैं। ठंड की वजह से स्वेटर और जैकेट की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। अप्रैल का महीना शुरू होने में अब महज एक हफ्ता ही बाकी है। मैदानी इलाकों में गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है, लेकिन पहाड़ों का मौसम सैलानियों के लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है। हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में उनके कारोबार की रफ्तार और बढ़ेगी। दार्जिलिंग और सिक्किम से कायस अंसारी
गुड न्यूज टुडे। कला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए दिल्ली में इन दिनों एक बेहतरीन प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिल रही है। क्या खास इस प्रदर्शनी में बता रही हैं हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा। दिल्ली के प्रगति मैदान में सजा है कला प्रेमियों के लिए हार्ट ऑफ एक्सपो। यहाँ पर देश भर से 300 से ज्यादा कलाकार जो है अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तरीके के आर्ट वर्क आपको जो है वो यहाँ पे नजर आने वाले हैं, जिसमें आर्ट वर्क से लेकर आपका डिजिटल आर्ट है, तरह तरह की पेंटिंग्स है, चाहे फिर वो मधुबनी पेंटिंग की बात हो, मंडला पेंटिंग की बात हो, रेजिन आर्ट की हो या ले इन आर्ट की हो, तो तमाम तरीके की आर्ट जो है वो इस एग्जीबिशन में देखने को मिलने वाली है। युवाओं के लिए ये एक नया मंच है क्योंकि वो भी अपनी पेंटिंग्स का जो यहाँ पे एग्जीबिशन में वो पहली बार पहुंचे, तो तमाम आर्ट इस बार देखने को मिलेगी। क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। प्रिया हमारे साथ है। प्रिया, सबसे पहले तो है क्या ये बताइए, क्योंकि ये चीज़ इन बहुत है लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं है। एक्चुअली ये मैम मेरा नाम प्रिया है और मैं गाजियाबाद से हूँ और ये रेजिन आर्ट है जिसमें हम लोग केमिकल के साथ काम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे हर प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस है, लाइक मंडला भी हो गई तो उसमें भी हमने रेजिन यूज़ किया हुआ है, तो इससे जो एक मिरर फिनिशिंग है वो हमारे प्रोडक्ट में आ जाती है। ये हमारा मंदिर का टेम्पल के लिए आप इसको कस्टमाइज करा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप मंत्र चेंज करवा सकते हैं, वट एवर यू वांट, हम लोग उसको कस्टमाइज करके आपको देंगे। तो इससे क्या है, ग्लॉसी फिनिश आता है, मिरर के टूटने का चांसेस नहीं रहता, तो बहुत ही प्यारा इफेक्ट आता है। तो ये गेट के लिए हमने बनाया है, जब हम एंटर करते हैं हमारे घर के पास एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हमने इसमें भी रेजिन का यूज़ किया है जिससे ये ग्लॉसी इफेक्ट देगा। अभी हम लोग इस नए आर्टिकल की तरफ भी आते हैं जो कि हमने श्री कृष्ण के साथ बनाया है। ये 3D इफेक्ट में आ रहा है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, अभी तक मार्केट में इन नहीं हुआ है। रेजिन आर्ट और मंडला आर्ट की कुछ चीज़ें हमने आपको दिखाई, तो जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं या किसी को इस तरीके से प्रिजर्व करवानी, चाहे वो बेबी कॉर्ड की बात हो या फिर अपने शादी की वरमाला हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अलग अलग तरीके की आर्ट जो है वो इस एक्सपो में हम आपको दिखा रहे हैं और अब हम आपको लेकर आ गए हैं दिखाने ले इन आर्ट। ले इन आर्ट बहुत कुछ अलग है इस आर्ट में, लेकिन क्या अलग है ये प्रदीप जी बताएंगे। जी, इस आर्ट में हमने डिफरेंट टाइप के वुड्स यूज करके उनके नेचुरल प्रॉपर्टी टेक्सचर को यूज करके एक कंपोजिशन बनाया है। इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कलर नहीं यूज किया है। जो भी पेंटिंग का थीम था, जो विजुलाइज किया था, उसको सेम उसी कलर के वुड के साथ ले इन आर्ट में प्रेजेंट किया है। और यही इसकी खासियत है इस आर्ट की, ये यूनिक ही इस आर्ट को इसलिए बनाता है कि आप ये जो ब्लैक कलर या फिर येलो कलर या ब्राउन कलर आप जो भी देख रहे हैं, ये किसी तरीके का कलर नहीं है, ये पेंट नहीं है, ये वुड का एक्चुअल कलर है और उसको पॉलिश करके इस तरीके से निखार कर उसका लाया गया है और उसको इतना यूनिक बना रहा है। पायरोग्राफी, ये पायरोग्राफी है जिसको वुड को बर्न करके बनाया गया। ये कोई पेंट नहीं है, इसको वुड को बर्न किया गया है। पाइन वुड है, पाइन वुड को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें वो ऑयल जो होते हैं वुड के, वो बर्न होकर के डार्क हो जाते हैं, डार्क शेड क्रिएट करते हैं और इसको सोल्डिंग आयरन टाइप के पायरोग्राफी टूल के थ्रू से वो ड्राइंग की गई है। इस एक्सपो में आर्ट लवर्स को और डिजाइनर्स को अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स लेने का उनके लिए खास मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ जितने भी युवा कलाकार हैं उनके लिए ये नया और खास मंच होने वाला है। और इस पूरी एग्जीबिशन में सबसे छोटे आर्टिस्ट से मैं आपको मिलवा रही हूँ। अनिरुद्ध नाम है और सिर्फ उम्र है 10 साल। और आप ये देख सकते हैं कि आपने हर किसी ने ऑयल पेस्टल्स का कलर का जो इस्तेमाल है वो अपने बचपन में ज़रूर किया है, और बट इन्होंने इस कला को यहाँ पे उतारते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम आपको पेंटिंग्स अनिरुद्ध की जो है वो नज़र आ जाएगी। 10 साल की उम्र और इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई। सब स्केचेस आपको किस तरीके से नज़र आने वाले हैं, ऑयल पेस्टल्स का इन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल करके खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे लेकर आए हैं, क्योंकि ये वाकई में युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन मंच है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट आए हुए, 300 से ज़्यादा कलाकार जो है यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शनी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे एक से एक स्केच हो, बच्चे हैं तो बच्चों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है, बड़ों के लिए भी यहाँ पे तमाम ऑप्शन है। तो इस एक्सपो में बेहद खास इसलिए क्योंकि जो आर्ट लवर्स है, जिनको ऑफिस के लिए या घर के लिए
इस तरीके की पेंटिंग्स लेनी है तो हार्ट ऑफ एक्सपो बहुत बेहतरीन उनके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऑप्शंस, 5000 से ज़्यादा पेंटिंग्स, डेकोर आइटम, हर एक चीज़ जो है वो मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर अनुभव करना है तो हार्ट ऑफ एक्सपो प्रगति मैदान में आना बनता है। कैमरा पर्सन सचिन चंदोक के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे। और अब चलते हैं राजस्थान के धौलपुर। यहाँ के बाड़ी कस्बे में हर साल निकलने वाला 12 भाई मेला सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल बना हुआ है। यह ऐतिहासिक मेला 167 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। आइए विस्तार से बताते हैं इस मेले के बारे में। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल धौलपुर के बाड़ी का 167 साल पुराना ऐतिहासिक 12 भाई शाही मेला धूमधाम और उल्लास के बीच राम बारात की तर्ज पर निकाला गया। लोग सियावर रामचंद्र की जय के जयकारे लगाते शहर के कई मार्गों से निकले। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु यहां भाव विभोर नजर आए। मेले की झांकियों में कहीं श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के डोले की पूजा अर्चना होती रही, तो कहीं प्रेम के प्रतीक ढोला मारू, हीर रांझा की झांकी लुभाती रही। अमर बलिदानियों के प्रतीक शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सुग्रीव और उनकी वानर सेना ऊंट और घोड़ों पर मेले की शोभा बढ़ाते हुए देखे गए। मेले में करीब 35 झांकियां थी, जो 1 दर्जन से ज्यादा बैंड बाजों के काफिले के साथ निकाली गई। इस मेले का नाम 12 भाई मेला कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी रोचक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब पूरा देश अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, तब बाड़ी शहर के 12 पहलवानों ने एक मेले की शुरुआत की। ये 12 दोस्त विभिन्न जातियों और समुदायों से थे। जात पात से परे इन सभी ने संकल्प लिया कि हर साल यह मेला निकाला जाएगा। मेले के ये 12 पहलवान संस्थापक एक बार उत्तर प्रदेश के जगनेर कस्बे में ग्वाल बाबा के मेले में गए। वहां स्थानीय लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए शर्त रखी कि अगर वे एक लोटे से पानी पिएंगे तो उन्हें सच्चा भाई माना जाएगा। सभी ने खुशी खुशी एक ही लोटे से पानी पीकर अपनी एकता का परिचय दिया और अपनी मेहनत और लगन से मेले की शान को बनाए रखा। 12 भाई मेला आज भी बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और जातियों के सहयोग से निकाला जाता है। कोरोना काल को छोड़कर यह मेला कभी बंद नहीं हुआ। इसके आयोजन में राजा महाराजा तक सहयोग देते थे और आज भी स्थानीय नागरिक इसे पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी होने पर चढ़ावा अर्पण करते हैं। पुणे के एक साईं भक्त ने भी साईं बाबा मंदिर में बाबा को सोने का नक्काशीदार हार अर्पित किया है, जिसकी कीमत 5,40,000 रुपए बताई जा रही है। बाबा को सोने का यह हार देने वाले साईं भक्त राजेंद्र गरुड़कर का कहना है कि साईं बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हमने उसी में से बाबा को कुछ अर्पित किया है। साईं बाबा का भक्त हूँ मैं। 11 गुरुवार इस साल के पहले मैंने लगातार आके इधर बाबा का दर्शन किया है 11 गुरुवार, और उसमें से मैंने बाबा को मन में मैंने कुछ सोचा था, मेरी भावना थी कि बाबा को कुछ ना कुछ हमारे हिस्से का बाबा ने जो मेरे को दिया है उससे थोड़ा कुछ ना कुछ बाबा को देने वाले हैं। इसलिए हमने बाबा को 55 ग्राम का हार, सोने का हार, यह बाबा को दान किया है और हमेशा बाबा की कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए हम वारंवार महीने के हर गुरुवार में यहाँ शिरडी पे आता हूँ और बाबा का दर्शन करके वापस जाता हूँ। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।